गर्भवती हिरन की दर्द। बहुत समय पहले की बात थी। एक घने जंगल में हिरन की एक झुंड रहा करता था। उस झुंड का नायक था हीरा, जो उस झुंड की देखभाल करता था। हीरा सबका संरक्षक था। वह सब हिरन को बोलता है कि कहां पर खाने के लिए जाएं और कहां नहीं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट शिकारी उस सुंदर हिरन की झुंड को देख लेता है और सबको पकड़ने के लिए सोचता है। अरे ये कितना सुंदर हिरणों का झुंड है। अगर मैं इसका मांस शहर में जाकर बेचूंगा तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। उसी झुंड में हीरा का जोड़ी पन्ना भी थी। पन्ना एक खूबसूरत सुनहरे रंग में थी। उसकी त्वचा चमकती हुई थी। उसके सींग भी चांदी के रंग में थी। एक दिन पन्ना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी सारे हिरन ये बात जाकर हीरा को बोलते हैं। आपको मुबारक हो नायक, आप अभी बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हीरा बहुत खुश हो जाता है और पन्ना को अच्छी तरह देखभाल करने का आदेश देता है। लेकिन हीरा को पता नहीं था कि वह शिकारी उनकी झुंड पर हमला करने एक योजना के साथ आ रहा था। कुछ दिन के बाद शिकारी एक योजना बना के हिरन की झुंड पर हमला करने जंगल में आता है और चुपके मौके के लिए देखता है। जब सारे हिरन पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आते हैं, तभी अचानक शिकारी एक जाल डालता है। शिकारी को देख सारी हिरन भाग जाते हैं, लेकिन गर्भवती होने के कारण पन्ना भाग नहीं सकी और इस जाल में फंस जाती है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शिकारी जी मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती भी हूँ। मेरे बच्चे की जन्म के बाद मैं ही आपके पास चला आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलकर पन्ना गिड़गिड़ाने लगी। उसको देख सारे हिरन परेशान हो जाते हैं और हीरा भी रोने लगता है। तुरंत उस शिकारी ने पन्ना को एक वैन में उठाकर चला जाता है, लेकिन हीरा को कुछ सूझा नहीं। तभी कुछ हिरन आकर ऐसे बोले। हीरा नायक, क्या हम जाकर हाथी की मदद ले लें? हाथी जी हमारा बहुत अच्छे दोस्त है, वह जरूर हमारा मदद करेगा। हीरा जाकर सारी बात हाथी को बोलता है। तभी हाथी ऐसा बोलती है। अरे हीरा, तुम परेशान मत हो। मुझे पता है कि वह शिकारी कहाँ रहता है। हम अभी निकलेंगे, चलो। ऐसा हाथी और हीरा तुरंत एक छोटी सी गांव जाते हैं। वहां पर एक घर के सामने एक वैन में पन्ना को देखते हैं। पन्ना शिकारी की वजह से बहुत डर गई थी। पन्ना को ठीक से खाना और पानी न मिलने के कारण वह बहुत ही उदास थी। तुरंत हाथी ने पन्ना को उस वैन की पिंजरे से रिहा करती है। ये देखकर जब शिकारी रोकने की कोशिश करता है तो हाथी उसके सूंड से एक लात मारती है और शिकारी नीचे गिर जाता है। हीरा और पन्ना हाथी को धन्यवाद बोल के वापस जंगल में चले जाते हैं और अपने झुंड से मिलकर खुशी खुशी से रहने लगे। बरसातों के दिन थे। कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है। देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है।
वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ, और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं, ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही, पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। पतलू एक अनपढ़ गंवार था। उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। उसको जो कुछ भी आता था तो गांव में घूमना और दोस्तों के साथ गप्पे मारना। उसके पापा तभी उसको शादी करने के लिए सोचते हैं। उसी गांव में से एक सुंदर की लड़की को देखकर उसकी शादी कर देते हैं। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, कितने दिन ऐसे बिना काम के घूमोगे? जाओ, जाकर कुछ काम ढूंढो, तभी तुमको इस घर में तुम्हारे माँ बाप के सामने कुछ इज्जत रहेगी। ठीक है प्यारी, मैं अभी शहर जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगा। ऐसा बोलकर पतलू शहर चला गया। वहां पर थोड़े दिन के लिए कुछ काम किया, लेकिन पतलू को वहां पर अच्छा नहीं लगा। वह वापस गांव आने के लिए सोचता है। आते वक्त पतलू जंगल के रास्ते से आता है। थोड़े दूर आते ही उसको एक जानवर की रोने की आवाज सुनाई देती है। नजदीक जाकर देखा तो वहां पर एक ऊंट पड़ी हुई थी और वह रो रही थी। ऊंट को किसी ने तीर से मारकर घायल कर दिया था। अरे ओ ऊंटनी, किसने किया ये सब? कल एक शिकारी ने मुझे तीर से मारकर घायल कर दिया, लेकिन मैं उससे बचकर दौड़कर यहाँ आ गई। अब मैं नहीं भाग सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अरे ओ ऊंटनी, तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तभी तुम चले जाना। ऐसा बोलकर पतलू एक बड़े से ठेला को लाकर उसमें ऊंटनी को लेट देता है। अपना गांव लेके आता है। बहुत दिनों तक पतलू उस ऊंटनी की देखभाल करता रहा। फिर उस ऊंटनी ने 2 छोटे छोटे ऊंट के बच्चे को जन्म भी देती है। पतलू उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी ऊंट ने ऐसा बोली, पतलू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं भी तुमको कुछ करना चाहता हूँ। मेरे दूध गांव में, शहर में बहुत ही मशहूर हैं। मेरे दूध बेचने से ज्यादा पैसा भी मिलता है। क्यों न तुम मेरे दूध निकालकर कुछ पैसे कमाओ। पतलू और उसके बीवी को आइडिया बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन से पति पत्नी दोनों मिलकर ऊंट का दूध निकालकर गांव में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी व्यापार बढ़ जाती है। शहर से भी उसको ऑर्डर आने लगते हैं। तभी उसकी बीवी और एक सलाह देती है, अजी सुनते हो, तुम शहर जाकर कुछ और ऊंट खरीद के लेके आओ। हम एक ऊंट की दूध का फार्म खोलेंगे। पतलू ठीक ऐसा ही करता है। शहर जाकर कुछ ऊंट खरीद कर लेके आता है और उसकी पत्नी एक बहुत अच्छी फार्म भी बना देती है। थोड़े ही दिन में पतलू का ऊंट का दूध गांव-गांव में, शहर में बहुत ही मशहूर हो जाता है। ये सब देखकर पतलू ऊंट को धन्यवाद बोलता है। ऐसा एक ही साल में पतलू बिना काम वाले से एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। सीख, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था।
एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं। इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। हाँ, कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। छोटा चूजा।
एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। बुद्धिमान चूहा और राक्षस। एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है, वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा। उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था, और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। हा हा हा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे खाकर कोई फायदा नहीं। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? हा हा हा, तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी।
एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। हाँ, कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला। एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। भूमिगत शेर। एक घने जंगल में एक शेर बहुत आतंक मचा रही थी। वह हर रोज किसी न किसी जानवर को खा जाती थी। वह जंगल का राजा था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। सभी जानवर जैसे कि बंदर, हाथी, हिरन और घोड़ा डर के मारे रोज घबराते थे। उस शेर से सभी जानवर छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब बातें करने के लिए एक दिन सभी जानवर मीटिंग लगाया। उस मीटिंग में सबसे पहले हाथी ने ऐसा बोला, हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं, इसकी वजह सबको मालूम है ना। हमें उस दुष्ट राजा शेर को किसी भी तरह मारना है। तभी सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं और बंदर ने ऐसा बोला, हाथी जी, हमें शेर को मारना नहीं है, बस उसे पता चलना है कि हमको भी जीने का हक इतना ही है जितना उसको है। ऐसा कोई प्लान हो तो बताओ। हिरन, खरगोश और घोड़ा भी बंदर के बातों से सहमत होते हैं। फिर हाथी एक प्लान सोचती है, अरे मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम एक भूमिगत सुरंग खोदें। हम सब मिलकर एक जगह एक बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसके बाद हम शेर को बुलाएंगे और एक तरफ से अंदर किसी भी तरफ बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से सुरंग को बंद कर देते हैं। लेकिन वो सुरंग खोदेंगे कैसे? तभी बंदर बोलता है, अरे दोस्तों, मुझे एक आदमी मालूम है जो ये काम कर सकता है। वो आदमी एक सर्कस कंपनी में काम करता है। उसे मैं बुलाता हूँ और वह हमें मदद कर सकता है। ऐसा बोलकर बंदर उस सर्कस वाले आदमी को मिलता है और सारी बात बताता है। सर्कस वाला भी खुश हो गया कि उसे एक शेर मिलेगा। तुरंत वह बंदर के साथ जंगल जाकर एक जेसीबी और क्रेन से बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसमें सारे जानवर जा सकते थे। तभी खरगोश शेर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, शेर राजा, आज जल्दी मेरे साथ चलिए। आपको मैं एक बड़ा सा शिकार दिखाऊंगा। उसे खाकर आप 10 दिन बिना कुछ खाए रह सकते हैं। वो शिकार उतना बड़ा है।
ठीक है चलो, अगर वहां पर शिकार नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, ठीक है? खरगोश शेर को ले जाकर सुरंग दिखाई और बोली कि शिकार अंदर है। जब शेर अंदर गया तो देखता है कि वहां पर हाथी सुरंग के उस पार है। अरे वाह, कितना बड़ा शिकार है! रुको हाथी, मैं आ रहा हूं। ऐसा बोलकर शेर हाथी के लिए दौड़ने लगा, लेकिन तभी हाथी सुरंग के उस पार से बाहर निकल जाता है। तभी एक तरफ से बंदर और दूसरी तरफ से सर्कस का आदमी उस सुरंग को बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और ऐसा शेर अंदर सुरंग में कैद हो जाती है। उसके बाद सर्कस वाले शेर को बंद करके लेके जाते हैं। सारे जानवर बंदर और हाथी को धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे। ईमानदार गाय और बिल्ली की कहानी। ये बहुत दिन पहले की बात थी। शीतलपुर नाम के एक गांव में शिवा करके एक गवाला था। उसके पास बहुत सारे गाय थे। उसमें एक अच्छी ईमानदार गाय थी जिसका नाम रूपा थी। रूपा सुबह और शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती थी। शिवा हर रोज उसी दूध को घर घर जाकर गांव में बेचता था। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा एक बछड़े को जन्म देती है। तभी शिवा ने बोला, कितना प्यारा बछड़ा है रूपा, इसके बाद सारा दूध तुम्हारे बछड़े को ही मत दे देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। जरूर मालिक, मानता हूँ कि वो मेरा बछड़ा है, लेकिन ये तो तुम्हारी और मेरे जीने का सवाल है। एक दिन शिवा ने दूध निकालकर एक जगह रखा और बाद में आकर बेचने के लिए जाने वाला था। जब शिवा वापस आया, एक हंडी में दूध कम था। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखा। वहां पर तो रूपा और उसके बछड़े के सिवा कोई भी नहीं था। जब भी शिवा दूध निकाल कर रखता था, आधा दूध गायब हो जाती थी। तभी शिवा ने ऐसा सोचा, जब से ये रूपा बछड़े को जन्म दिया है, तब से दूध आधा तो गायब हो रहा है। कहीं ये दूध बछड़ा तो नहीं पी रही है। इसकी वजह से मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा सोचकर शिवा बछड़े को रूपा से दूर और दूध से दूर बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रूपा बहुत उदास रहने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा ने शिवा से ऐसा बोली, मालिक, आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? अरे रूपा, तुम्हारी बछड़ा सारा दूध पी रहा है और मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। मेरा आमदनी भी कम हो गया है, इसीलिए मैं तुमको और उसको अलग रख रहा हूँ। लेकिन मालिक, मेरा बछड़ा तो ज्यादा दूध नहीं पी रहा है। आपको देखना है तो देख लीजिए। रूपा की दर्द भरी बातें सुनकर शिवा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जहां वह दूध रखता है, वहां पर एक सीसीटीवी का आयोजन करने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक सीसी कैमरा लगवाता है। उसी दिन वह दूध निकालकर कैमरे के सामने रखता है। जब थोड़े देर के बाद आया तो देखा कि दूध कम हो गया। तुरंत वह जाकर सीसीटीवी में देखता है। ओहो, तो ये बात है, मेरा दूध कुछ बिल्लियां आकर पी के जा रहे हैं। मैं अनजाने में रूपा के बछड़े को दोषी माना है। इस बिल्लियों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तब से शिवा ने रूपा और उसके बछड़े को एक ही साथ बांधने लगा और बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तब से रूपा और बछड़ा भी खुश और शिवा का दूध का व्यापार भी खूब चलने लगा। एक दिन बहुत तेज जंगल में तूफान आता है। हर जगह बारिश, तूफान के कारण पेड़ इधर उधर टूटने लगे। तूफान के साथ जोरदार भूकंप आया। जमीन जोर जोर से भीतर फटी कि उसके अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई। अचानक सभी जानवरों की नजर उस पर गई। उन्होंने देखा कि दरार के बीच में से एक बड़ा सा डायनासोर बाहर निकल रहा है। ये सब देखकर सब लोग चौंक गए और राजा शेर से पूछने लगे, महाराज, ये इतना बड़ा जानवर क्या है?
हाँ महाराज, बताइए बताइए, ये कौन सा जानवर है? हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कौन शक्तिशाली राक्षस हमारे जंगल में आ रहा है? कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएगा महाराज? बंदर और तोते ने जब ये सवाल राजा शेर से पूछा तो राजा शेर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अनहोनी जैसी कोई बात नहीं है। इस जंगल में हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। इनका नाम डायनासोर है। ये भी हमारे पूर्वज हैं। इनके आते ही आप सभी झुककर इन्हें प्रणाम करें। बहुत जल्द मौसम थमने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। डायनासोर जैसे ही निकलकर सभी जानवरों के सामने आता है, राजा की अनुमति के हिसाब से सभी के सभी जानवर उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। डायनासोर भी अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैकड़ों सालों के बाद आज मुझे फिर से आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर धरती पर मुझे बुलाया है। आप में से कईयों को तो अजीब ही लग रहा होगा, क्योंकि मुझे 100-200 सालों से पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कई सालों से तो हम यहाँ पर धरती पर मौजूद भी नहीं थे। मुझे आप सबके बीच आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मौसम अब बहुत बेहतर हो गया है। चलो आओ, जश्न मनाते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा शेर भी अपना सर झुकाता है और डायनासोर की बात पर हामी भरता है और एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन करता है। उन्हें तरह तरह के लजीज पकवान खिलाए जाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे। मौसम भी बहुत अच्छा और साफ हो चुका था। सारा जंगल एकदम खुशहाल था, मुस्कुरा रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। तभी डायनासोर ने सबसे कहा, बहुत जल्द मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर ये पल मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि जंगल की गरिमा आज भी बनी हुई है। आज भी जंगल में वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो हमने शुरू किए थे। आप सब इसका मान रखते हैं और जंगल के नियमों को इसी तरह बनाए रखें, ऐसी मेरी आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। डायनासोर की बात पर सभी हामी भरते हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। पंचरंगी गाय। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या? मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिला था करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो। बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाएं, जो लोगों को ये बताएं कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा,
जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी, हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी, गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी, अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। डायनासोर और गाय की दोस्ती। एक दिन श्यामा नाम की एक गैया बड़ी मस्ती में झूमती हुई गाना गाती हुई इधर उधर जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक डायनासोर आ गया। रो रो लो 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 लो। हाँ? इतना बड़ा डायनासोर? हमारे जंगल में डायनासोर कब से आने लगे? अरे अरे, तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ, मुझसे बात करो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? गैया डायनासोर का पीछा करती है, लेकिन डायनासोर गैया से भागता हुआ दूसरी तरफ अपने आप को छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन गैया उसका पीछा करना नहीं छोड़ती और उसके घर तक पहुंच जाती है। डायनासोर जंगल के एक कोने में एक गुफा के अंदर छिपकर रहता था। गैया ने उससे उसका नाम पूछा। अरे अरे, तुमने तो मुझे थका ही दिया। नाम क्या है तुम्हारा और तुम हमारे जंगल में कब से रह रहे हो भाई? मेरा नाम चिंटू है। मैं 2 साल से इसी जंगल में हूँ। क्या कहा? 2 साल से? गैया बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिंटू, तुम अकेले कैसे रहते हो? हमारे जंगल के अंदर बीचों बीच चलो, बहुत खूबसूरत है हमारा जंगल। यहाँ कहाँ अकेले में पड़े हो? डायनासोर समझ चुका था कि गैया बहुत प्यारी और नेक दिल की है। उसने अपने मन की बात गैया से कही। हम लोग तो यूं तो लुप्त हो चुके हैं ना, और मुझे देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मुझे डर है कि आपके जंगल के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, इसीलिए मैं अकेले रहता हूँ। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपने जंगल में ले चलती हूँ। तुम आज से मेरे मित्र की तरह हो, मेरे ही घर में रहना। चलोगे? चलूंगा। डायनासोर को लेकर गैया जंगल में आ जाती है और जंगल के सभी जानवरों से मिलवाती है। आज से हम दोनों मित्र हुए, अलग मुझसे रहने की जरूरत नहीं। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जंगल में रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। वादा करो। दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और जंगल में बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब ये बात जंगल के शेर को पता लगती है तो वो गैया से बहुत प्रसन्न होता है और गैया को बुलाकर उसको सम्मान देता है और सभी से कहता है, वाह गैया, तुमने इतना बढ़िया काम किया है जंगल की तरक्की के लिए कि मैं बता नहीं सकता। अपने जीवन में मैंने भी कभी डायनासोर नहीं देखा।
अरे मैंने क्या, हमारे जंगल में किसी ने नहीं देखा, मगर हमारे जंगल में डायनासोर है। इस बात का पता तुमने लगाया और बड़ी सुरक्षित तरीके से उसे अपने साथ ले आई। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सम्मान देता हूँ। आज से हमारे जंगल के हर फैसले में तुम्हारा योगदान जरूर होगा। गैया और डायनासोर बहुत खुश हो जाते हैं और शेर का धन्यवाद करते हैं। एक पाखंडी साधु बाबा था जिसके पास हमेशा झूठ का पिटारा रहता था। वो लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे वसूल किया करता था। ना तो उसे ज्योतिष आता था और ना ही कुछ और, बल्कि वो झूठ मूठ की बातें बनाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करता था। उसके पास एक बोनी गाय भी थी। बोनी गाय उसकी इस हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। ये नकली साधु बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खुद तो बुरे कर्म कमा ही रहा है, साथ साथ मुझे भी अपने लगा रखा है। बोनी गाय कोई जादू तो नहीं जानती थी, लेकिन पाखंडी बाबा उसे जादुई गाय बताकर उसके बदले लोगों से पैसे इकट्ठा करता था। एक दिन बाबा एक जंगल में झूठ मूठ की तपस्या कर रहा था ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोग ये सोचे कि वो बहुत ही माना हुआ साधु है। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, ओम शांति 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 शांति। जो मेरे पास आएगा अपने हर समाधान को पाएगा। जो मेरे पास आएगा अपने हर समाधान को पाएगा। यहाँ से यूं ही मत निकल जाना, अपना समाधान लेते जाना। उस जंगल में रहने वाला एक हिरन ये बात सुन लेता है और बाबा के पास आकर बैठ जाता है। बाबा हिरन को देखकर दंग रह जाता है। उसने इतना खूबसूरत हिरन कभी नहीं देखा था। बाबा चाहता था कि वो हिरन को पकड़ ले और मुंह मांगी कीमत पर शहर में जाकर बेच दे। ऐसा खूबसूरत हिरन हर कोई खरीद लेगा। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हिरन बहुत मूर्ख था। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वो इस जाल में फंसने वाला है। मूर्ख होने के साथ साथ हिरन बहुत लालची भी था। उसने बाबा से कहा, बाबा, इस जंगल का राजा क्या मैं भी कभी बन पाऊंगा? जरा मेरा हाथ देखकर तो बताइए। बाबा ने हिरन का हाथ देखा और उससे कहा, वाह, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं। बस आंखें बंद करो और 10 मिनट के लिए मेरे साथ ध्यान लगाओ, फिर देखो चमत्कार ही चमत्कार। हिरन बाबा की बातों में आ जाता है। बोनी गाय को ये बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा था। और बाबा, मैं तो चाहती हूँ आप दोनों के साथ साथ मैं भी ध्यान में लग जाऊँ, और आपको अगर भूख लगी हो तो आसपास कंद मूल फल आपके लिए लेकर आऊँ बाबा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे साथ रह रह कर तुम बहुत समझदार हो गई हो बोनी गाय। बाबा बोनी गाय की बातों से बहुत प्रभावित होता है और उसकी रस्सी खोल देता है। बोनी गाय फूल और फल लेने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन उसका मकसद ना तो फूल लाना था और ना ही फल। वो जंगल पार कर लेती है और अपनी जान बचाकर एक दूसरे गांव में चली जाती है और अपना नया जीवन शुरू कर देती है। वहाँ बेचारा हिरन मूर्ख बाबा के सामने घंटों बैठा रहता है और फिर जब बाबा को बैठे बैठे नींद आ जाती है तो हिरन समझ जाता है कि ना तो गाय आने वाली है और ना ही बाबा असली बाबा है। हिरन भी अपने जंगल में वापस लौट आता है और बेचारा बाबा अपने ही जाल में फंस कर रह जाता है। ना तो उसे हिरन मिलता है और ना ही बोनी गाय। इसीलिए कहते हैं समझदारी में ही हर चीज का हल छुपा है। डायनासोर की प्रजाति लगभग जंगल में खत्म हो चुकी थी। ये बात जंगल के सभी जानवर जानते थे। बस एक ही डायनासोर उस जंगल में गुफा के भीतर छुप कर रहा करता था। अकेला हो जाने के कारण उसे अपने माता पिता, अपने परिवारजनों की बहुत याद आती थी, मगर अब उसका वंश पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक दिन डायनासोर ने जाकर शेर से कहा, शेर महाराज, बस अब दिल टूट सा गया है। मेरी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। इस जंगल में न तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई है और ना ही
मेरे विचारों को कोई समझने वाला। आप ही कुछ बताएं कि आखिर मैं अपनी पूरी जिंदगी अब कैसे बिताऊं। राजा शेर उदास डायनासोर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और कहता है, डायनासोर, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ, ये सच में एक बहुत ही विचित्र बात है कि तुम जैसे महान जीव अब धरती पर चंद ही बचे हैं। ये दुख की बात है, मैं जानता हूँ, मगर सबसे अच्छी बात ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत नायाब डायनासोर को मैं जानता हूँ, जो मेरे जंगल में रहता है और जो बहुत अच्छा है। राजा न समझकर मुझे मित्र समझो, अपने दिल की बात मुझसे कहो। बताओ, क्या तुम कोई बात कहना चाहते हो? डायनासोर राजा शेर से कहता है, बहुत दिन हुए राजा शेर, मेरी गुफा में कोई नहीं आया। क्या आज शाम की चाय आप मेरे साथ पिएंगे? राजा शेर डायनासोर का प्रस्ताव मान जाता है और दोनों मिलकर शाम की चाय पीने के लिए डायनासोर की गुफा में बैठते हैं। अचानक एक तेज रोशनी राजा शेर की आंखों को चमक देने लगती है। राजा शेर डायनासोर से पूछते हैं, ये किस तरह की रोशनी है मित्र? डायनासोर जवाब में कहता है, ये मेरी माँ ने मुझे दी थी, उनकी आखिरी निशानी। ये देखो, ये है सोना हीरा, ये बहुत कीमती है। राजा शेर हीरे को देखता है तो देखता ही रह जाता है। डायनासोर की उदासी का अब उसे एक हल मिल चुका था। राजा शेर कहता है, अरे वाह मित्र, ये तो तुम्हारी माँ का दिया हुआ अद्भुत तोहफा है। क्यों ना तुम इससे डायनासोर के अंडे मांग लो। अगर अंडे आ गए तो उसमें से डायनासोर निकलेंगे। फिर तुम्हारी प्रजाति एक बार लुप्त होने की बजाय दोबारा अपने अस्तित्व में आ जाएगी। क्या कहते हो? डायनासोर को राजा शेर की बात बहुत अच्छी लगती है। डायनासोर उस कीमती हीरे से अपनी मुराद मांगता है और बदले में उसे 4 डायनासोर के अंडे मिलते हैं। धीरे धीरे अब जंगल में बहुत सारे डायनासोर हो गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं, हर बात का हल है, मगर उसे सोच समझ कर अगर किया जाए तब। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थीं। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थीं। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है, सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है, ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी,
बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। बिल्ली मौसी। एक दिन एक बिल्ली बहुत उदास पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वहाँ से गुजरा। तब उसने बिल्ली को उदास देखा और पूछने लगा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी? क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की मौसी जी? अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, खाने की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है और बरसात में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। कुछ समझ नहीं आता आगे चलकर मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? बिल्कुल चिंता मत करो। आप चाहो तो इस बरसात में मेरे साथ रह सकती हो और खाना तो हम मिलजुल कर खा ही सकते हैं। बस हाँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है कि तुम मुझे अपने घर और अपने खाने का हिस्सा देना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ये गलत है। हम जंगल के जानवर हैं। हमें अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है बेटा। बिल्ली उठी और खाने की तलाश में जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी करो। शेर बिल्ली को लेकर अपनी गुफा में चला गया और बिल्ली से कहने लगा, मौसी हो आप मेरी। जंगल के सभी जानवर मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप मेरी मौसी जो हो, माँ जैसी होती है मौसी। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी मौसी, आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्ली बहुत खुश थी। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी और राजा होते हुए शेर का उसके लिए प्रेम भी तो अनमोल हो गया था। तोते के अंडे। एक समय की बात है, तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते, उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है। लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा। हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर
कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है, मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, बस में चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, ट्रेन पे चढ़ी सीट न मिली, ट्रेन पे चढ़ी सीट न मिली।